नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच अहम बैठक होने वाली है। भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच दोनों नेताओं की यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कंगना रनौत लगातार शिवसेना पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने शिवसेना को सोनिया सेना बता दिया है। कंगना ने लिखा है कि जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना ने फिर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। उन्होंने उद्धव को वंशवाद का एक नमूना बता दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल कंगना ने बुधवार को उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना का बंगला तोड़ने जाने के मामले में बीएमसी की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने कहा है कि बीएमसी की यह कार्रवाई उचित नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण थी। अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर बीएमसी बाकी अनाधिकृत निर्माण मामलों में इतनी ही तेजी से कार्रवाई करती तो मुंबई शहर रहने के लिए एक बिल्कुल अलग और बेहतरीन जगह होती। वहीं बीएमसी के वकील ने कहा कि कंगना खुद मानती हैं कि उनका बंगला रिहायशी इलाके में है, लेकिन उन्होंने बंगले में ही अपना दफ्तर बना रखा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। फ्रांस से खरीदे गए रफाल लड़ाकू विमान गुरुवार को औपचारिक तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहीं। बता दें, इसी साल जुलाई को 5 रफाल लड़ाकू विमानों का पहला दस्ता भारत पहुंचा था। ये 5 विमान साल 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल लड़ाकू विमान के लिए हुए 59,000 करोड़ रुपए के करार का हिस्सा हैं। बता दें, फाइटर जेट का अगला दस्ता इस साल अक्टूबर तक भारत आएगा और आखिरी दस्ता साल 2021 के आखिर तक मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के पुराने नेता और लालू प्रसाद यादव के साथ लंबे समय तक राजनीति करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसे आरजेडी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये इस्तीफा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि इस दौरान किसी भी लोन की अदायगी न होने पर अकाउंट को एनपीए ना घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख देते हुए कहा कि मामले को बार बार टाला जा रहा है। अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है, वह भी फाइनल सुनवाई के लिए। सरकार और आरबीआई अगली सुनवाई में ठोस योजना के साथ आएं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से फर्जीवाड़ा कर 6 लाख रुपए निकालने का बड़ा मामला सामने आया है। ट्रस्ट के खाते से लखनऊ के एक बैंक से क्लोन चेक के माध्यम से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। तीसरे क्लोन चेक से की जा रही निकासी वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ में आ गई। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर मुंबई की एक सेशंस अदालत ने गुरुवार को फैसला नहीं सुनाया। अदालत में रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसका फैसला 11 सितंबर यानी कल सुनाया जाएगा। इसका मतलब रिया को गुरुवार रात को भी जेल में ही रहना होगा। बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एनएसडी ने ट्वीट कर कहा, हमें ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध अभिनेता और पद्मश्री परेश रावल को एनएसडी का चेयरमैन नियुक्त किया है। एनएसडी परिवार उनका स्वागत करता है। उनके मार्गदर्शन में एनएसडी नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 44,70,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 75,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,23,000 के पार हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर अपना ट्रायल रोक दिया है। ऐसा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद किया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने पूछा था कि जब ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल में व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ है तो भारत में ट्रायल को क्यों ना रोका जाए, जबकि 4 देशों ने ट्रायल रोक दिया है।
जिसके बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम हालात की समीक्षा कर रहे हैं और जब तक एस्ट्राजेनेका दोबारा ट्रायल शुरू नहीं करती तब तक भारत में हो रहे ट्रायल को रोक रहे हैं। हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और आगे ट्रायल के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा हो गया है और मृतकों की संख्या भी 9,04,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,63,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 1,90,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं ब्राज़ील में भी 41,97,000 संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 1,28,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।